अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच। बहुत सारी चीज़ें सियासी उफक पर बहुत तेज़ी से तब्दीलियां होती हुई और फिर नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा सामने आ गया। कुछ अर्सा पहले और भी कुछ लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा कुछ अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूँकि नदीम अफजल चंद बहुत सारे फोरम्स पर बड़े फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंस कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवारियों के तौर पर जाने जाते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ बड़े क्लोज एलाए हैं नदीम अफजल चंद साहब। क्या हुआ एकदम से, क्यों ये मामला बना? जब वो सानहा मच हुआ उसके बाद एक ट्वीट आया, फिर हमने देखा कि कुछ वज़रा की जानिब से नदीम अफजल चंद साहब पर तनकीद की गई, लेकिन आज उनका इस्तीफ़ा बहरहाल आया और कुछ अब वज़रा ये कह रहे हैं कि नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना चाहिए वज़ीर आज़म को। क्या मामला हैं? फिर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब नैब के हवाले हो गए, एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून के लीडरान नैब के गिर्द घूम रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस जो पीडीएम के हवाले से है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। क्या मामला है, क्या सच है, इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, पहले ज़रा आपका व्यू ले लेता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा आपके सामने, क्या वजह है सर, क्यों इस तरह हो रहा है कि कुछ लोग, इससे पहले एक्सपेल किया गया था, आपको पता होगा, एक फीमेल पंजाब असेंबली के मेंबर को, अब नदीम अफजल चंद साहब अपना इस्तीफ़ा, फिर जाहिर है वो ट्वीट वाला मामला, फिर शर्मिंदा हूँ, वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। क्या समझते हैं सर, क्या आपको नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह अगर साथी छोड़कर जा रहे हैं तो? हसन भाई को और जो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन गुजारिश ये है कि जमहूरियत में या पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है और इख्तिलाफ राय ही एक, मैं समझता हूँ कि इस बात का सबूत होता है कि वहां पर आप लोग किसी से इख्तिलाफ करते हैं, किसी से इत्तेफाक करते हैं, तो पार्टियों में तो ये सिलसिला चलता रहता है। मेरे लिए तो कोई हैरानगी की बात नहीं, ये अभी नहीं हुआ, माजी में भी आप देख लें बहुत बार ऐसे हुआ और बहुत सारे लोगों ने, इवन के नेशनल असेंबली के स्पीकर के तौर पे भी मुस्ताफी हो गए लेकिन अपनी पार्टियों में रहे। तो जाहिर है नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफा दिया है। डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँ कि इश्यूज नहीं है, इश्यूज जरूर है, इश्यूज के ऊपर ही वो मुस्ताफी हुए हैं। तो लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है चंबे की। तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है इस वक्त। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है जिसने मरकज में भी हुकूमत बनाई है, पंजाब में भी बनाई है, केपी में भी बनाई है, बलूचिस्तान में हम इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में है, इसी तरह सिंध में हम अपोजिशन लीडर हमारा है। सो ये इतनी बड़ी जमात में ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम ये समझें कि शायद यहाँ पर कोई इस किस्म की बात है कि बहुत बड़ा पार्टी के अंदर खला आ जाएगा। दोस्त नदीम अफजल चंद साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है और पार्टी का सरमाया है, और वैसे भी मैं समझता हूँ उस बतौर सियासतदान भी एक सियासत में सरमाया है। मैं तो खुद नदीम अफजल चंद साहब से बहुत इंस्पायर हूँ। हम दोनों ने पीपल्स पार्टी में हसन मुर्तज़ा साहब के साथ बहुत काम किया है, पीपल्स पार्टी के लिए काम किया है। वहां पे भी नदीम अफजल चंद साहब जो बात गलत थी उसको कहते थे, जो सही थी उसे इत्तेफाक भी करते थे। तो नदीम अफजल चंद जैसे जो सियासी कारकुन होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो एक मशाल की तरह होते हैं और उनमें, और ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो हक बात को हक कहते हैं और गलत बात को गलत कहते हैं और लीडर के मुंह पे कहते हैं। तो इसलिए मैं नदीम अफजल चंद को मैं समझता हूँ कि वो अब पार्टी में रहकर बतौर एक अगर वजीर नहीं भी होंगे तो जहां भी वो बैठे होंगे वो इसी तरह हक और सच की बात करेंगे, इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब से भी, हसन मुर्तज़ा साहब बहुत सारी चीज़ें इस पर आज आपसे पूछ भी लूँगा। पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर है बहुत सारी चीज़ों पर। जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ तब भी इलेक्शन जो सेनेट के हैं वो उसकी जो इलेक्शन वाला मामला है, प्रोसीजर है, उसको कहा गया कि ओपन बैलेट के ज़रिए करवा ले, लेकिन बहरहाल वो पसे पर्दा चला गया मामला। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हालात, फिर दोनों की राहें अलग हो गई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। अब फिर ओपन बैलेट वाली बात हुकूमत कर रही है। क्या ओपन बैलेट वाले मामले पर पीपल्स पार्टी का स्टांस जो अलग है, जो कह रहे हैं कि नहीं करवा, तो क्या वजूहात, क्या क्यों मतलब नफ़ी क्यों की जा रही है इसकी? देखिए जी, गुजारिश ये है, पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की बालादस्ती की बात करती है हमेशा और करती रहेगी। हमने कोई भी चीज मावरा आइन नहीं करनी जी। अगर आइन हमें इजाजत देता है कि उसको हम ओपन जो है शो ऑफ हैंड के जरिए कर लें तो हमें कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर वो सीक्रेट बैलेट है तो फिर उसकी सिक्रेसी रहनी चाहिए।
तो इसमें कोई ऐसी भी नहीं है कि ये कोई आसमानी सहीफा है कि आइन में तरमीम नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट के पास या किसी भी जमात के पास 2/3 अक्सरियत है तो वो आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह जो चीजें आईनी है मैं समझता हूँ उनको तो उन पर इतनी बहस भी नहीं होनी चाहिए, वो आइन के मुताबिक हल हो सकती हैं तो उसमें कर लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौकफ तो सिर्फ ये है कि आइन की बालादस्ती हो, जो आइनी तरीकाकार है उसको इख्तियार किया जाए, इसके अलावा तो कोई मेरे ख्याल में ये बहस बनती ही नहीं है। ठीक है, चले मैं राना साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत? राना साहब, एक तो शहजाद अकबर साहब उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें खोल दी हैं, अब ब्रॉडशीट वाले मामले पर फिर हर जाने के दावे भी, नोटिस भी आ रहे हैं, कैसे हैंडल करेगी मुस्लिम लीग नून? बहुत शुक्रिया अरसलान। ब्रॉडशीट ने जो है वो नैब की कारकर्दगी को दोबारा हाईलाइट किया और जो उनका इंटरव्यू है उसमें बड़े सारे इंकशाफात हैं, जिसके अंदर से एक इमरान खान साहब ने खुद कल जिसका जिक्र किया कि $1 अरब जो है वो कोई पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया से यूके ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन उसके साथ वो ये बताना भूल गए कि उन्हीं की हुकूमत का नुमाइंदा उसके अंदर से 50% कट मांग रहा था। इसी तरह ये ब्रॉडशीट जो है ये एवन फील्ड के मामले के ऊपर जो नवाज शरीफ से रिलेटेड है उस पे लंदन हाई कोर्ट से हार चुका और पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि बड़ी तजलील उठानी पड़ी जब उसके अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया और वहां से $29 अरब टैक्स पेयर्स का ले लिया गया। तो ब्रॉडशीट मुस्लिम लीग नून के लिए तो मेरे ख्याल से एक क्लीन चिट लेके आई है कि वो कुछ साबित नहीं कर सकी, जो 20 सालों से एक विच हंट चल रही है, लेकिन ये जरूर साबित हो गया है कि नैब जो है वो एक सिलेक्टेड और अकाउंटेबिलिटी करती है और वो एक आला है हुकूमत के हाथों में जो मुशर्रफ ने शुरू किया। और उनके जो इंटरव्यू से वो साफ जाहिर होता है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप जो है वो नवाज शरीफ के लिए आप कुछ निकालें, उनको ढूंढें, लेकिन वो कुछ ना ढूंढ सके और वो उन्होंने जो है आफ्ताब शेरपाव के खिलाफ कुछ ढूंढा तो वो जो है वो वजीर बन चुके थे तो उनको फिर मना कर दिया गया। तो ये सारे इंकशाफात जो हैं ये नैब के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसी तरह एक इल्जाम उन्होंने हमारे पे लगाया कि कोई आदमी था दार जिसने इनको ब्राइब ऑफर की, लेकिन उस चीज का कोई वजन नहीं है इस वजह से क्योंकि 2012 की जब वो बात कर रहे हैं तब वैसे ही कोई मुआहदा नहीं था ब्रॉडशीट का हुकूमत पाकिस्तान के साथ और वो उसकी कोई अहलियत नहीं थी या कोई उसको कोई जॉब नहीं था, तो तब उसको क्यों कोई ब्राइब देगा। तो ये एक कहानी है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा जाया करने की, एक विच हंटिंग की और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो हर रोज साबित होती है। यही आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की तो अभी तक रेफरेंस नहीं दायर हुआ, लेकिन वो जेल के अंदर मौजूद हैं और वो तावन कर रहे थे नैब की सारी जो कार्रवाई थी उसके अंदर वो आगे बढ़ के तावन कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये निकलता कुछ भी नहीं है। एंड रिजल्ट यही है कि नैब ने कुछ नहीं निकाला अकाउंटेबिलिटी से और सिर्फ तजलील हासिल की है मुख्तलिफ जस्टिसेस से। और जस्टिस बाकिर जो ख्वाजा साद रफीक और उनके जो भाई के ऊपर जो केस था उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई 84 पेजेस की, वो बड़ा साफ जाहिर करती है कि नैब एक पॉलिटिकल आला है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां तो पीटीआई ने खुद उड़ा दी हैं। मैं शौकत साहब, क्या नैब के हवाले से जो बातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अब तो जमात इस्लामी भी आप देख लें, वो भी उनका भी कुछ मौक़िफ़ आपके सामने है, आप भी समझते हैं कि नैब के मामलात में कुछ बेहतरी आनी चाहिए? नैब का जो मामला ये लोग कहते हैं कि एक तरफा एहतसाब हो रहा है, तो क्या आपकी नज़र में भी ऐसा ही है? पहली बात तो मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि बेहतर से बेहतर कवानीन होने चाहिए एहतसाब के और कोई भी इससे बालातर नहीं होना चाहिए। और उसके लिए पार्लियामेंट जो होती है इसी काम के लिए होती है कि बेहतर से बेहतर कानून साजी करें। और खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है, जहां पे जो अब ताकतवर है, जो बहुत बड़े ओहदे पे वो अब समझता है मैं कानून से बालातर हूं, बल्कि इदारे मेरे ज़रख़ीर गुलाम हैं और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। जहां तक आपने कहा कि नैब जो मौजूदा कवानीन है, देखिए मेरे भाई ये कवानीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बनाए, ये तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आया और उसके बाद ये दोनों पार्टियां 5-5 साल हुकूमत में रही। इनको चाहिए था कि ये उसमें तरमीम करते, बल्कि अभी तो जितने अफसरान हैं समेत चेयरमैन नैब के
एक अफसर भी तहरीक इंसाफ ने लगाया, वो भी इन्होंने लगाया हुआ है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि 99.9% केसेस भी इन्हीं दोनों पार्टियों अदवार के बने हो तो वो भी गलत नहीं है। तो मेरा ख्याल ये कहता है कि अगर इनको कोई शिकायत है कि एक तरफा एहतसाब हो रहा है या दोनों पार्टियों के खिलाफ हो रहा है या पिक एंड चूज हो रहा है, तो मेरे ख्याल में उसका बेस्ट फोरम जो है वो पाकिस्तान की अदालतें हैं। ये वही अदालतें हैं जहां से जब इनके हक में फैसले आते हैं वहां हक और सच की फतह होती है। वहां फिर मोतीचूर के लड्डू खिलाए जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे अदारे जो है वो बिल्कुल हक और सच के फैसले दे रहे हैं। मैं इन दोनों भाइयों से ये कहूंगा, अगर इनको कहीं पे शिकायत है तो उसको मीडिया में लाने की बजाय कोई मुश्किल काम नहीं है, सुबह हाई कोर्ट लाहौर चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन ले आए और वहां पर जिन जिन लोगों ने इनके खिलाफ गलत कार्रवाई की है उनके खिलाफ पिटीशन दायर करें और वहां पर जाकर उनको बताएं अदालतों को कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो मेरा ख्याल कहता है कि इनको तो अभी भी आप देख लेना, जितने भी केसेस मौजूद हैं उसमें कुछ लोगों की जमानतें मंजूर हो गई और मुझे अभी तक याद है जब ख्वाजा साद रफीक की जमानत मंजूर हुई, जब मियां शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई, तो इन्होंने कितने शादियाने बजाए थे अदालतों के हक में और हक और सच की फतह हुई थी। तो अभी भी मेरा ख्याल ये कहता है ये बहुत अच्छा होगा और मैं ये समझता हूं कि जो अफसरान इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो लोग इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मैं इनकी जगह होता तो यकीन मानिए मैं या मीडिया पे बिल्कुल ये बातें ना करता, मैं तो फौरी तौर पर अदालतों का रुख करता और जाके बताता कि ये देखें जी मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, मेरे खिलाफ कोई करप्शन का सबूत नहीं है, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। तो मेरा ख्याल है इसका यही सही रास्ता है। और हमें जब इदारे जो है हम उनकी बेहतरी की बात करते हैं, इदारों की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो फिर हमें ये शिकायत मुतलका इदारों में और मुतलका फोरम्स पे लेकर जानी चाहिए। फेयर इनफ, बल्कि बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो अपना भी केस फाइल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आइलैंड्स वाले मामले पर भी इख्तलाफात, फिर गैस वाले मामले पर भी इख्तलाफात, लेकिन लंबे अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है। सिंध में जिस तरह के इस वक्त मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समेत जो दीगर मामलात हैं, वो तो ज़ाहिर है सिंध हुकूमत का अपना मामला है, सिंध हुकूमत को उस पर ख़ुद से तवज्जो देनी चाहिए, ये भी एक मामला है। और फिर दूसरा जो नैब वाले मामलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लंबा अरसा साथ रहे, तो क्यों नहीं फिर नैब के मामलात पर तरमीम कर ली गई, कानून में तरमीम कर ली गई? हसन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही थी? जी जी जी, अब कहिए। जी, मैं अरसलान साहब थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दें तो मैं आपसे दो गुजारिशात करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी जरूर। मेरी पहले तो गुजारिश होगी, बसरा साहब ने बिल्कुल मुनासिब फरमाया कि मीडिया जो है और ये कोई प्रॉपर फोरम नहीं है जहाँ पर ये बात की जाए। तो ये चीज भी हमें खान साहब ने ही सिखाई है जी। हम तो हमेशा प्रॉपर फोरम ही यूज करते हैं और कोशिश भी यही होती है कि हम कोई भी इररेलेवेंट जो गुफ्तगू है वो मुनासिब नहीं होती। हमने हमेशा जो है वो प्रॉपर फोरम यूज किया है। ये आज हमें जो मीडिया पे करना पड़ रहा है ये खान साहब की मेहरबानी है और हम इसको यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट को इतना फाल करते तो हमें जरूरत ही ना महसूस होती। आपने इस पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प कहा, आपने इस पार्लियामेंट को चोरों की आमाज का कहा, इसमें आपने कहा कि चोर और डाकू बैठे हुए हैं। आपने उसकी इतनी बेतौकीरी की कि आज पार्लियामेंट की तरफ देखता कोई नहीं है। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां पर आप अवामी इश्यूज जो है वो रेज कर सकते हैं, जहां पे आप कानून साजी कर सकते हैं। और अदालतों की तरफ देखने का ताल्लुक जो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज भी मुंतजर है कि अदालतें भुट्टो शहीद का जो केस है वो रिजॉल्व करे, उस पर कोई फैसला दे। हम तो आज भी मुंतजर बैठे हैं, हम तो अदालतों की मुंह की तरफ देख रहे हैं कि अदालतें कोई फैसला करे। जहां तक नैब का ताल्लुक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने उसमें तरमीम क्यों ना की, वो मुशर्रफ का कानून था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 18th अमेंडमेंट करने जा रही थी तो हमने कहा कि ये काला कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है, ये बाजू मरोड़ने के लिए बनाया गया है। इस कानून को खत्म करना चाहिए, इसमें जो बेहतर तरमीम है जिससे एहतसाब भी हो और जिससे कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना कर सके।
लेकिन उस वक्त PMLN शायद ये समझती थी कि अदालतों का और नैब का और एहतसाब का सामना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना है, तो वो हमारा उन्होंने साथ न दिया, जिसकी वजह से हम वो ना कर सके। और ये जो बात कहना है कि ये उन्हीं लोगों के बिठाए हुए हैं लोग, किसी की वजह से भी कोई अफसर अगर बैठा है तो वो आइन के ताबे है, वो किसी हुकूमत के ताबे नहीं है, वो आइन के ताबे रहकर उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो नैब के चेयरमैन की वीडियोज आई, उसके बाद ये यकतरफा एहतसाब शुरू हुआ, ये ब्लैकमेलिंग शुरू हुई कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम फलां को पकड़ो फलां को पकड़ो। और वो फौज दफरे मौज जो थी मुजरा की, वो शाम को टीवी टॉक शोज में बैठ जाती थी और वहां पे बैठ के कहती थी कि इस हफ्ते झाड़ू फिरने वाला है, इस हफ्ते फलां गिरफ्तारी होने वाली है, इस हफ्ते फलां बड़ा जो है वो पकड़े जाने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसको मुतनाज़ा बनाती हैं, उसकी हैसियत को मुतनाज़ा बनाती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा विक्टिम रही है। ये आज बसरा साहब बड़े आसानी से कह रहे हैं कि ये दोनों हुकूमत में रहे, बसरा साहब भी उस वक्त हुकूमत में थे, बसरा साहब ने उस वक्त वो इंजॉय की हैं सारी हुकूमतें। इन्हें चाहिए था कि उस वक्त ये कहते कि जी आप इसमें तरमीम करें। कहीं एक जगह पे भी मैंने बसरा साहब का नोट तो नहीं पढ़ा कि मैंने इख्तलाफ किया है ये करने से। आज ये बातें करनी बड़ी आसान है। और जब आप देखते हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है सिंध में खराब, और वहां पर आज इदारे तबाह हो चुके हैं, तो मैं सिर्फ बसरा साहब की याद दहानी के लिए ये कहना चाहता हूं कि जब इन पे तशद्दुद हुआ था पंजाब में और इन्हें इलाज, बेहतर इलाज की जरूरत थी, तो इन्हें सिंध में वो इलाज मिला था। शायद इनको याद हो और ये मेरी इस बात से इत्तफाक भी करेंगे। मेरे बड़े ये पुराने साथी थे, लेकिन मैं तो समझता हूं कि ये बसरा साहब के किसी गुनाह की सजा है कि आज वो PTI में बैठे हुए हैं। मैं तो उन्हें इस चीज से भी मुझे तो तकलीफ होती है कि एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर जो था वो बड़ा बेचारा कहीं चला गया, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था और बसरा साहब की भी वही आखिरी आराम की और वो चले। मैं इस पे मैं मजीद बात भी करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो ज़रा ये भी जान लेते हैं कि ठीक है, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि नैब कवानीन में तरमीम हो जाए, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून हैंकी पैंकी कर रही थी उस टाइम पर, और ये सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हाँ ना की कैफियत बना दी थी। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं, राना एहसान अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद है, शौकत बसर साहब मौजूद हैं। राना साहब, हसन मुर्तज़ा साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया चीज़ों को, और ये बात दुरुस्त भी है कि जब पीपल्स पार्टी चाहती थी कि तरमीम हो जाए, तब नैब की तरमीम में आड़े आए मियां नवाज शरीफ। देखिए, सही कह रहे हैं, और हमारी लीडरशिप ने इस चीज़ को तस्लीम भी किया है कि हमें उस टेन्योर में जो है वो अमेंडमेंट्स कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि हम नैब को एज अ हथियार और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ PTI से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने हर तवक्को जो है उसको पार कर दिया और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा कर दी। बसरा साहब फरमा रहे थे कि हमें ये नहीं कहना चाहिए, तो ये आप हमारी बात को या हमारे मौक़िफ़ को तो आप साइड पे रखते हैं। नैब के ऊपर तनकीद सबसे ज़्यादा तो जुडिशरी ने की है, और जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया। उन्होंने सारी ये बातें जो है वो रखी कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, एक साइड पे एहतसाब हो रहा है और एक साइड पे क्लीन चिट दी जा रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। तो ये बातें, ये अल्फाज हमारे नहीं है, ये मुख्तलिफ जस्टिसेस के हैं जिन्होंने जो है बेल्स के वक्त जो है ये कहे और अपनी जजमेंट्स पे लिखा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जहां तक ये अमेंडमेंट की बात अभी हुई, ये कहते हैं कि जी हमने NRO चाहिए था फैटफ बिल की मद के अंदर या आड़ के अंदर हम NRO चाह रहे थे। तो ये तो एक मजाका खेज बात है कि नेशनल असेंबली से हमें ऑर्डिनेंस चाहिए थी। नेशनल असेंबली तो सबसे बड़ा फोरम है जो लेजिस्लेट करता है, जो आपकी अमेंडमेंट्स करता है, बिल्स में तरमीम करता है। तो वहां से आपको कभी भी NRO नहीं मिलेगा, और इनकी तो मेजॉरिटी है बकौल PTI की नेशनल असेंबली के अंदर। तो कोई भी इस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी।
ये कमेटीज में जाना चाहिए था, वहां डिबेट होती, कोई भी ऐसा बिल या अमेंडमेंट जो है जो कह लें कि एक गलत हो, वो कभी भी पास नहीं हो सकती। और पीटीआई को क्या खौफ था, वो तो मेजॉरिटी में थे, ये जाते डिबेट। असल मसला ये है कि ये इनको मजा आना शुरू हो गया है, ये समझ रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अकाउंटेबल, लेकिन ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि 2.5 सालों में कुछ ये साबित नहीं कर सके। इन्होंने हमें कहा कि हम मॉडल टाउन के कातिल हैं, 2.5 साल इनकी हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन इनकी, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट ये करते हैं, लॉ मिनिस्ट्री इनकी, लेकिन कोई उसके ऊपर जो है प्रोग्रेस नहीं नजर आई और कुछ नहीं ये साबित कर सके। तो लोग कैसे मानेंगे इस इल्जाम को? इसी तरह इन्होंने 20 किलो हीरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह के ऊपर, वहां ये झूठे साबित हुए। इन्होंने एहसन इकबाल को जाली केस के अंदर वो जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पे, तो ये सारी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है आवाम देख रही है। और दूसरी तरफ इनकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। आप मईशत की बात कर लें तो वो जीरो है, आप रेलवे की बात कर लें तो वो तबाह कर दी, आप पीआईए की बात कर लें तो वो तबाह कर दी, आप चीनी की बात कर लें तो वहां इंतहा दर्जे की चोरी हुई। लेकिन राणा साहब, पीआईए का मामला, स्टील मिल का मामला तो जाहिर है पुराने दौर का है ना, और स्टील मिल का मामला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से है। मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन पीआईए का मामला पुराना है सर। पीआईए बहुत लंबे अरसे से इसी मुश्किल का शिकार। जो छक्का इन्होंने मारा है वो तो कोई ना मार सकता है ना आगे कोई मारेगा। इन्होंने कहा जी 300 बंदा पायलट जाली लाइसेंस है, यूरोप में बैन लग गया, यूएस में बैन लग गया, दुनिया में पीआईए को बैन लग गया कि वो फ्लाई नहीं, और एंड में निकला क्या 40 पायलट भी नहीं निकले। तो जो इन्होंने धचका पीआईए को दिया है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इतना बड़ा लॉस किसी हुकूमत। ठीक है, मैं जरा शौकत बसर साहब से पूछ। शौकत बसर साहब, एक बात दुरुस्त है कि तनकीद पीटीआई पर ये होती है कि जो लोग दुरुस्त बात करते हैं पीटीआई में उन्हें पीछे कर दिया जाता है, फिर बहुत जल्दी वुज़रा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों से पीछे जाना पड़ता है जिसे यूटर्न कहते हैं। ये चीज़ें पीटीआई के लिए कुछ मुश्किल हालात पैदा करी। पीटीआई अब पब्लिकली जो पॉपुलर पार्टी है वो नहीं रही, महंगाई की वजह से, दीगर मुश्किलात की वजह से। असलान, पहली बात तो मैं सुन रहा था अपने दोनों भाइयों को कि पाकिस्तान में 70 साल में यह आमरीत रही है, या ये दोनों पार्टियां रही हैं, किसी की 4 बारियां, किसी की 5 बारियां हैं। और उसमें जब ये हुकूमत तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो आए थे मेरे स्वयं 2 सालों के, और पूरी दुनिया में कुछ मुझे ऐसा हुकूमत बता दे या ऐसा लीडर बता दें कि जहां पर 2-2.5 साल की आपकी हुकूमत हो और आप कहें जी, और आप बिल्कुल इस तरह रोएं, मगरमच्छ के आंसू बहाएं और देखें जी बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मुझे बताइए, एक इदारा, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, एक इदारा को मुनाफा बख्श छोड़ के गए हूं जब इनकी हुकूमतें गई हैं। 32,000 अरब डॉलर का कर्जा, वो क्या इमरान खान ने लिया था? अच्छा, फिर हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का कर्ज इमरान खान करके गए थे। और सबसे बड़ी बात, मुझे यूं लगता है जैसे इनकी हुकूमत कभी पाकिस्तान में नहीं रही, ये चाइना में रहे हैं या पता नहीं कनाडा में रहे हैं या स्विट्जरलैंड में हुक्मरान रहे हैं। और भाई अब पाकिस्तान में हुक्मरान थे मेरे भाई। और दूसरी बात, देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब की बात का जवाब देना जरूरी समझता हूँ। लेकिन जब मैं पीपल्स पार्टी में डेफिनेटली में था तो भाई मैंने रोका हुआ था आपको कि हमने तरामीम नहीं करनी है, हमने कानून साजी नहीं करनी है, ये तो करनी चाहिए थी। अभी आप खुद मान रहे हैं कि नून लीग ने हमें नहीं करने दी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जो आपने कहा कि यू टर्न लेना पड़ता है, पॉपुलैरिटी कम हुई है, डेफिनेटली हमारे लिए सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई है और बेरोजगारी भी है। और उसके लिए हम सर तन की बाजी लगाए हुए हैं। हर मंगल को प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग लेते हैं। हमारा पहला और आखिरी एजेंडा ये है कि हमने किसी न किसी तरीके से इस महंगाई को कम करना है। और ये भी हकीकत है, ये महंगाई आज की नहीं है तो ये 2.5 साल में महंगाई हो गई है मेरे भाई। जो मुझे बता दें कि 99 में मियाँ साहब की हुकूमत गई, मियाँ साहब जब 2013 में आए, कहने के बाद 99 की कीमतें वापस लेकर आऊंगा। ये महंगाई हमें विरासत में मिली, ये मसाइल विरासत में मिले, और फिर ऊपर से ये इतना बड़ा माफिया जो हर जिस इदारों को छेड़ते हैं वहां पर जाहिर है यहाँ तो ये था। अच्छा शौकत साहब, एक छोटी सी चीज मैं आपसे क्लियरेंस ही ले रहा हूँ। महंगाई का मामला आपने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो 5% से ज़ायद थी मुस्लिम लीग नून जब छोड़ के गई। महंगाई 4% से कम थी। फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% से कम था जब मुस्लिम लीग नून छोड़ कर गई। फिर ये अचानक से इतने सारे डेफिसिट्स कैसे निकल आए? देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जाहिर है आपने ये नहीं देखा कि हमने जो कर्जा वापस किया है वो कहाँ से वापस करना था हमने। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें।
हमने, अगर दुनिया में आपने कोई ऐसी हुकूमत देखी है जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही हो? हम तो चीजों को स्टेबल कर रहे हैं। हमने कोई, मैं एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, कोई 10,000 अरब के करीब हम लोग कर्जा वापस कर चुके हैं मेरे भाई। तो इसलिए इश्यूज बने हैं। और दूसरी बात मैं फिर आपको अर्ज करूं कि यहाँ पर जाहिर है एक ऐसा निजाम मौजूद था जहां के ताने बाने एक को आप छेड़ते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक वो सारी तारें हिलती हैं। हमने जिस महकमे को छेड़ा, जिस महकमे को टच किया, वहां पे सिवाय तबाही और बर्बादी के, सिवाय वहां मौजूदारों के असरात के और कुछ भी नहीं था। इसलिए मेरे भाई, अगर हम कहते हैं कि हमें नया पाकिस्तान बनाना है, तो मुझे बताइए कि 70 साल का गंद आप 2-2.5 साल में किस तरह साफ कर सकते हैं? इमरान खान इंसान है, कोई दिन का चिराग तो नहीं उनके पास, उन्हें रगड़ना है और छू मंतर होना और हर चीज क्लियर हो जानी है। इट विल टेक टाइम, चैलेंजेस हैं। 2.5 साल हमारे गुजर गए हैं, हमें भी अंदाजा है इसके बावजूद कि हम कभी इन 2.5 सालों के पाकिस्तान में कुरान नहीं रहे, लेकिन हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, इलेक्शन में जाना है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम अब जो अगले 2.5 साल है वो अवाम के जो रियल इश्यूज हैं वो वही है, जो महंगाई है, जो आम जरूरत जिंदगी की चीजें हैं, आटा, चीनी, दाल की, बिजली, सुई, गैस, ये उनकी जरूरियात है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उस पर ओवरकम करें और उनके मसाइल हल करें इंशाल्लाह। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगा तो हसन साहब से जानूंगा कि पीडीएम में जो जमातें मौजूद हैं उसमें पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इस्तीफ़ों के हवाले से हमेशा से एकदम सामने नहीं आई। उसने कहा कि अभी इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, इस्तीफ़े नहीं आ रहे, लेकिन अब आगे क्या पीडीएम कैसे चलेगी, पीडीएम के मामलात आगे कैसे चलेंगे? एक एहतजाज भी होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने। इन सब चीज़ों पर बात करते हैं ब्रेक से वापस आकर। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा बात करेंगे कि पीडीएम में जो जमातें हैं उनकी मुख्तलिफ सोच है। एक जगह पर इकट्ठा करना मौलाना साहब के लिए कुछ ज़रा मुश्किल होता भी दिखाई दे रहा है। कहीं पर पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है तो कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अपने मामलात सामने आ जाते हैं, फिर दीगर जो जमातें हैं उनके भी अपने मामलात हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, सर इस्तीफ़ों के मामले पर जाहिर है पीपल्स पार्टी का स्टांस क्लियर था कि अभी नहीं देने चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमती मशीनरी सारी अब जोर लगाए बैठी है कि आप दें, इस्तीफ़े दें, तो अब कैसे चलेगा सर? आगे क्या करना है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? क्या सोच है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? शुक्रिया जी। देखिए, मैं उससे पहले साहब ने जो बातें की बड़ी अच्छी बातें हैं जी। इसी तरह बात की जाती है जैसे वो कर रहे हैं। जब आप किसी भी सरकारी इदारे में मुलाजमत करेंगे तो फिर आपको इसी तरह की जबान बोलनी पड़ती है और इसी तरह के आर्गूमेंट्स जो हैं वो करने पड़ते हैं। 7.5 साल से हुकूमत इनकी है जी केपीके के अंदर। कौन सी दूध की और शहद की नहरें वहां पर बह रही हैं? मालम जब्बा केस में किसने स्टे लिया हुआ है? बीआरटी किसके दौर का जो अरबों रुपए का इन्होंने कपले किए हैं और फ्रॉड किए हैं वो किसने किए हैं? वहां का जो हेल्थ सिस्टम था सारा उसका बेड़ा गर्क कर दिया। एक अमेरिका में बैठा शख्स, इस वजीर आजम का कजन, जो उस सारे सिस्टम को चला रहा है और ये बातें करते हैं गुड गवर्नेंस की और 70 साल की बात कर देते हैं कि पाकिस्तान में आमरीत निकाल कर इन लोगों की हुकूमत रही है। तो यार वहां पर खुदा के बंदे, कायदे आजम साहब ने भी 1 साल किया है, वहां पे लियाकत अली खान ने भी किया है, वहां पे आपके दीगर जो सारे थे जिनके आप अब पे रोल पे हैं वो सारे इन हुकूमतों में रहे हैं। आप ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाला रट्टा छोड़े, आप हुकूमत में हैं, आप 2.5 साल से इस मुल्क की तकदीर के फैसले कर रहे हैं, आपने जवाब देना है। आप कहते हो कि हमने कर्ज उतारा है, आपने तो कर्ज दुगना कर दिया है और जो आपने किस्त अदा की है वो भी भीख मांग कर की है। कोई दुबई से लिए हैं, कोई सऊदी अरेबिया से लिए हैं, कोई चाइना से लिए हैं, कोई टर्की से लिए हैं। सारी दुनिया में कशकोल लेके आप फिरे हो और फिर महंगाई वाली जो बात है वो भी आपने 200% बढ़ा दी है। आपने 500 अरब का टीका अद्वियात में लगाया है और आप ये कर्ज का कह रहे हो कि 1.5 लाख जो एक बच्चा मकरूज है वो इमरान खान ने कर दिया है। मेरा भाई, ये इमरान खान ने किया है। मुशर्रफ के दौर में एमनेस्टी से फायदा इमरान खान ने लिया था।
इमरान खान के दौर में एमनेस्टी से फायदा अलीमा खान ने लिया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं लिया। अब आपको जवाब देने का टाइम है, आपने इल्जाम नहीं लगाने, आपने ये नहीं कहना कि पिछले 70 साल में लूट गए। आपको किसी ने मिन्नत की थी कि आके हुकूमत पर बरजमान हो जाओ, चोर दरवाजे से आओ और इस पे काबिज हो जाओ? ये आपको किसी ने दावत नहीं दी थी, आप अपनी खुशी से आए और आप कहते होते थे कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है और मेरे पास बड़ा मैंने होमवर्क किया है और मैं आऊंगा। 60 रुपए का तेल छोड़ के गया था नवाज शरीफ, आज 120 रुपए का हो गया है। कोई पूछने वाला है? आज आप डिस्प्रिन नहीं ले सकते बाजार मार्केट में जाके एक आम आदमी। आपको पता है कि मरीज जो है वो शुगर पेशेंट जो है वो एक दिन छोड़कर एक दिन दवाई ले रहा है कि उसके पास 30 गोलियां खाने का गुंजाइश नहीं, वो कहता है मैं 15 पे गुजारा कर लूं। आपने इस पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान के इदारों को आपने खंडरात में तब्दील कर दिया है। अच्छा, यही बात हसन साहब, चले मैंने आपकी पूरी बात सुनी। हसन साहब मांगती है हसन साहब 70 साल का हिसाब, हसन साहब मैं सिर्फ ये जानना, आप 70 सालों से हिसाब आपसे लेना है। ये जितनी आज चोर टीम आपकी बात दुरुस्त हुई है, ठीक है, आपका एक बयानिया है, आपकी बात दुरुस्त है। मेरे ये क्यों नहीं पकड़ते इनको और इनसे निकलवाते? वजीर खजाना किसका वजीर खजाना था? आज तुम्हारा भी वही है, पकड़ो उससे और उसको को निकाले पैसे। आप हमारे पे इल्जाम लगा लगा के और घर जाके सो जाते हो। ये सोने का नहीं है टाइम। अब आपकी नई आवाज गए आपको देख रही है, आपके पंछियों के उड़ने का टाइम है और उसमें शुरुआत हो चुकी है। आप अपना अगला बसेरा देखें कहाँ करना है। आप आज भी उन चोरों और डाकुओं को डिफेंड कर रहे हैं। आपके लिए ये शर्म का मुकाम है बसरा साहब। आपको चाहिए अब आप अपना नया आशियाना तलाश करें जहां आपने जाना है। बसरा साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा। देखें, पहली बात तो हसन मुर्तज़ा साहब का मुझे एहतराम है, मैं समझ सकता हूं जो इनकी घबराहट है, झुंझलाहट है और मैं इनकी परेशानी को, वो कहते हैं ना पीडीएम तबाह दे, क्योंकि इन लोगों को, इन बेचारों को अब ये सिवाय इस तरह की गुफ्तगू के इनके पास अल्फाज और नहीं है। जाहिर है इनको हर बात करनी चाहिए, लेकिन जब ये गरीब की, मजदूर की बात करते हैं और करप्शन पे भाषण और लेक्चर देते हैं ना, ये नहीं इनको देना चाहिए। यानी कि आप अंदाजा करें, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ये गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, मज वाला, भैंस वाला, चीनी वाला, ओ भाई ये कहाँ से आए हैं, हमें कोई बताने वाला है? और फिर कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैं वैसे ही हसन मुर्तज़ा साहब का एहतराम बड़ा करता हूँ, मुझे भाई से डर भी बड़ा लगता है। मैं तो सिर्फ यही बात कहूंगा कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और जिन लोगों ने यानी कि चोर बाजारी का अखीर कर दी, वो क्या भाषण दे रहे हैं? चोर डाकू लुटेरे, यानी कि रवायत हो गई है ना। मैं सिर्फ ये बात कहा हसन मुर्तज़ा साहब को एहतराम के साथ, क्योंकि मुझे पता है उन बेचारों का कसूर नहीं है। ये बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो कुछ इनके साथ आवाम ने किया है वो मेरे ख्याल में अब किसी ढका छुपा नहीं है। ये तो अभी कह रहे थे, बड़े मौला जाट और नुरात के बड़के मार रहे थे कि जी हमने वो, मैं समझाता था हसन मुर्तज़ा साहब के, एक दिन मैं प्रोग्राम में बैठा था साथ इनके, हमने इकट्ठे जद्दोजहद शुरू की पीपल्स पार्टी में। मैंने कहा वेल प्लेड पीपल्स पार्टी एंड वेल प्लेड जरदारी साहब, ये नून लीग को घर तक छोड़ के आएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी बड़े बड़े पुराने उन्होंने बदले चुकाने हैं। ये तो कह रहे थे इस्तीफे और लॉन्ग मार्च और जलसा जुलूस धरना। अगर हमारी हुकूमत इतनी बुरी है तो हसन मुर्तज़ा साहब आप बड़े आजकल करीब करीब होते हैं पार्टी की आदत की, चाहे ना वो असेंबलियां तोड़ दें। एक एक दिन भारी है चूंकि उस मुल्क के ऊपर, आप नेशनल असेंबली से मुस्ताफी हो जाए। अभी आप पार्लियामेंट, आप जरा इब्तिदा करें ना, जरा इस्तीफा तो दें जरा पीपल्स पार्टी पंजाब से। नहीं देगा मेरा भाई, 2 ने दिए थे, आप देखें किस तरह मिनटे तरले करके जान छुड़ाई है इन्होंने। इसलिए ये जितनी बढ़के हैं ना, ये 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और प्रोग्राम के बाद हमें कहते हैं यार बस की दसी है बड़े बुरे हालात ने। तो इसलिए मैं इनको बातों को बिल्कुल हरकत ना सीरियस आप भी लिया करें। मैं तो बिल्कुल इसको लाइटर नोट पे एंजॉय करता हूँ, बिल्कुल इस तरह जैसे वो अच्छा मैं बोला प्रोग्राम तो बात खुदा दी कसम है, माफिया मंगते हैं। ऐसे नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब आप अपनी टर्न में बात कीजिएगा। अच्छा मैं तो ना इनकी बात को बिल्कुल, जैसे वो ड्रामे होते हैं ना, स्टेज ड्रामे, वो एक्ट कर रहे होते हैं। अब देखे ना पीपल्स पार्टी और नून लीग, 2-2.5 साल पहले मैं पीपल्स पार्टी में, मुझे तो यही सिखाया गया था कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। और नून वाले क्या कहते थे? गला फाड़ना है, पटा डालना है, पेट फाड़ना है, मोदी का जो यार है गद्दार है। अच्छा मुझे नहीं समझ आती हसन मुर्तज़ा आज किसकी, मुझे तो हिम्मत है वैसे, यकीन माने मैं कम से कम हसन मुर्तज़ा की जगह होता ना तो 2-2.5 साल पहले वाला हसन मुर्तज़ा
जो असेंबली में खड़े होकर इनको चोर डाकू से शुरू होता था, और आज यही इनकी सबसे बड़ी सफाइयां देता है और नून लीग इनकी सफाइयां देती है। इसलिए क़यामत का समय है, ड्रामा एंजॉय करें, डोंट टेक देम सीरियस। चले हुए कारतूस हैं, इसलिए इनको सीरियस ना लिया करें आप। अगली बारी फिर सरकारी से नचदा कौन सी, मैं नचदा था बातें ना किया करो यार। ठीक है प्लीज डोंट बी सीरियस। अच्छा, आप दो हजरात का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शौकत बसत साहब आपका भी, हसन मुर्तज़ा साहब का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। मैं ज़रा राना साहब, एक बात तो दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो पीडीएम के लिए मुश्किलात तो बन रहा है, लेकिन पीडीएम के अंदर भी कई लोग इख्तलाफ करते हैं उस बयानिए से। क्या ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ खुद इस बयानिए से पीछे होकर अंदर हैं कि ताकि इस बयानिए के साथ ना ही देना पड़े, जो कुछ फेस करें वो शहबाज और हमजा ना करें बल्कि वो मरियम नवाज करें? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड कर लेने दें। जिनको ये चपरासी कहीं नहीं लगाना चाहते थे, पहले उनको रेलवे का वजीर लगाया, जब रेलवे तबाह हो गई तो उनको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। जिनको ये कातिल लीग कहते थे और कहते थे ये MQM कातिल हैं और इनके खिलाफ हम केस करेंगे, वो आज इनके कोलिशन पार्टनर हैं। और जो सबसे बड़े डकैत और चोर थे, उनकी वजह से ये पंजाब हुकूमत में है। तो इनको भी जो है वो जेब नहीं देता कि ये कहें कि पीपल्स पार्टी PMLN को क्या कहती थी और PMLN पीपल्स पार्टी को क्या कहता था। इनको भी अपनी जो है वो अपने अंदर झांकना चाहिए कि इनका क्या किस तरह का रवैया है। दूसरा, इनकी बसरा साहब की जो बात है, अगर तो देखें बातों से अवाम का पेट भर जाए तो आज अवाम बड़ी खुश होती, लेकिन बातों से बदकिस्मती से पेट नहीं भरता। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो नहीं मिली, बल्कि 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान से चले गई। किसी अदारे को आप ले लें जो बेहतरी की तरफ जा रहा था, वो आज तबाह हो गया है। तो ये कह देना कि हर मुद्दा आप डाल दें पिछली हुकूमतों पे, अभी ये बिजली का ब्लैकआउट हुआ पाकिस्तान के अंदर तो ये भी मुस्लिम लीग नून। भाई, अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस भी नहीं करेंगे, अगर आपसे रेगुलर मैनेजमेंट भी नहीं होगी, तो यही कुछ होगा। आज पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान का रोड नेटवर्क तबाह हो गया है। मैं आपको कहता हूं, ये फैसलाबाद की सड़कें, यहां अच्छी भली मेंटेनेंस थी, आज जो हल्के हल्के खड्डे थे वो बड़े बड़े टोए बन गए। जो सीवर है वो उबल आए बाहर, ओवरफ्लो हो गए, क्योंकि इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब ये कहते रहे कि पिछली हुकूमतें, इनका टाइम तो अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये बातों से पेट अगर भर सकते हैं तो भर लें। जहां तक आपने 2 बयानियों की बात की पीडीएम की, तो किसी किस्म के 2 बयानिए नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ हैं और जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और सब पीडीएम के 26 नुकात के ऊपर इत्तेफाक में हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला होगा, PMLN उसके साथ खड़ी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये इनका वक्त गिनती का रह गया। इनका वक्त अवाम से, आप किसी जगह जाके, सड़क पे जाके आप अवाम से पूछ लें कि क्या आप मुतमईन हैं, तो वो इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकालेगा और कहेगा कि हम मर गए, हमारा बजट भी नहीं बनता। अगर हम रोटी का बंदोबस्त करते हैं तो बच्चों की फीस नहीं दी जाती। अगर बच्चों की फीस दे दें तो हमारे से सेहत का जो है खर्चा नहीं किया जाता। हमारे से इनका हर चीज, आप पेट्रोल की कीमत निकाल के देख ले कि ये जो कहते थे कि ये 50 रुपए ये इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल के ऊपर पीटीआई हुकूमत ले रही है। चले, मैं ये बात जरा शौकत बसर साहब और फिर हसन मुर्तज़ा साहब से भी एक सवाल है। शौकत साहब, सर बेरोजगारी वाला मामला बहुत तेजी से बढ़ा, ये बात दुरुस्त है। 10% से ज़ायद लोग भूखे सो रहे हैं कोरोना वबा की वजह से, ये भी एक मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए, ये बात भी दुरुस्त है। क्या PTI को जब गवर्नमेंट में आई थी तो अदराक नहीं था इन सब चीज़ों का कि जिन पिछली मामलात पर मलबा डाला जाता है? शौकत साहब, ठीक है, मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब से जब तक बात कर। हसन साहब, सर मेरा सवाल वहीं रह गया, आपसे मैंने ये पूछा था कि जो PDM वाला मामला है उसमें बयानिए मुख्तलिफ, ज़ाहिर है जमातें ज़्यादा हैं, अब आगे मामला कैसे चलेगा? अगर इस्तीफ़े नहीं देते, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक तहरीक ही चलाई जा सकती है और वो जलसे जुलूसों की सूरत में है, उसमें भी कई मुश्किलात आती हैं, वहाँ पर अब लोगों का आना भी कम होता जा रहा है, ये भी एक मामला हकीकत है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, हम ये इस्तीफे देने का जो है, ये तो अजीब सा सवाल है कि हम निकले हैं इस्तीफा लेने के लिए, हम निकले हैं हुकूमत की नालायकियों और नाअहलियों की वजह से। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़, हसन साहब एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा, आप उसका जवाब भी साथ दे दीजिएगा। ये बात हमने नहीं की, ना किसी और ने, ये तो मौलाना साहब ने खुद की थी। मेरी अब बात तो सुन लेना जी।
हमारा जो इस्तीफों का था वो एक पॉइंट था, अगर जो हमारा रेजोल्यूशन है अगर आज उसे आप गौर से पढ़े, उसमें एक पॉइंट ये था कि हम इस्तीफे देंगे। इस जद्दोजहद में, इस सफर में जिसमें हम इन नालायकों के खिलाफ, इन नाअहलों के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर किसी जगह पर हमें इस्तीफे देने पड़े तो हम देंगे। आज हमारे उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि शायद हमने कहा था कि हम इस्तीफे दे देंगे। ओ बाबा, हम तो इस्तीफे लेने निकले हैं, हम तो हिसाब लेने निकले हैं। हमने इस्तीफे कैसे दे देने हैं कि हम एक फोरम छोड़ दें पार्लियामेंट का, सेनेट का, प्रोविंशियल असेंबलीज का, जहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके हम इनके खिलाफ बात कर सकते हैं, इनकी चोरियां, इनकी डकैतियां जो है वो बेनकाब कर सकते हैं। ये चीनी चोरी का स्कैंडल है, ये आटा चोरी का स्कैंडल है, ये अद्वियात चोरी का स्कैंडल है, ये किसानों की जेब पर डाका है, ये मजदूर की जेब पर डाका है। आज तुलबा जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। आज आप देखें तो आपको LHWs नजर आएंगी, आपको वासा वाले नजर आएंगे, आपको क्लेरिकल स्टाफ, आपको असातिज़ा जो है वो सड़कों पर रुलते नजर आएंगे। ये सारी चीजें जो है इनका हिसाब लेने के लिए हम निकले हैं कि ये इस्तीफा दे, इसने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ कहा जाता है कि हम आप इस्तीफे कब दे रहे हैं। ओ बाबा, हमारे इस्तीफे जो है वो PDM में जिस वक्त जरूरत होगी PDM की क़यादत बैठ के इत्तेफाक राय से फैसला करेगी। ठीक है, हम उस पर रिजाइन उस वक्त इस्तीफे दे दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना एहसान अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तीनों हज़रात का शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।